तो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस CSS के क्रैश कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। इससे पहले मैंने HTML का क्रैश कोर्स कराया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको बेसिक चीज़ें पता चलेंगी कि वेबसाइट बनाने में HTML का कितना इम्पोर्टेंस है और उस चीज़ को हम कैसे खुद से एकदम इजी लैंग्वेज में उसको सीख सकते हैं। ठीक है, HTML सीखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी वेब डेवलपर का, वो है CSS सीखना। बिना CSS के HTML अधूरा है और इवन ये कहें कि वेबसाइट एकदम बकवास दिखेगी आपको, क्योंकि जो CSS है वही वेबसाइट के अंदर लुक्स लाता है। पूरा का पूरा अपीयरेंस, पूरा का पूरा यूज़र इंटरफेस CSS के थ्रू ही बनता है ना। तो CSS किसी भी पेज में, वेब पेज में स्टाइलिंग लाने के काम में आता है। तो गाइज ये VS कोड मैंने खोल लिया हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड, जो मैंने आपको अगर HTML वाली अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने डाउनलोड करवाया था। तो अगर नहीं है तो आप ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और इधर मैंने जो ये यहाँ पे contact.html है वही खोल के रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप रिफ्रेश करेंगे, इसके अंदर चेंज करके सपोज यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ, तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे लाइव अपडेट हो रहा है, बिकॉज इसके अंदर मैंने एक एक्सटेंशन डाला है यहाँ पे लाइव रिफ्रेश करने वाला, ठीक है। यहाँ से आप सर्च करके लाइव रिफ्रेश या लाइव सर्वर नाम से आता है, वो आप एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आज हम लोग CSS सीखने वाले हैं और CSS की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसके नाम से कि CSS का पूरा नाम क्या है। तो CSS को बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये इसका नाम है, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो तो आप देख लेना। इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये भी एक फाइल होता है या फिर इसको कोड बोलो आप, कोड होता है जिसके थ्रू जितने भी बॉडी के अंदर एलिमेंट रहते हैं, यानी कि HTML वेब पेज में जितनी भी एलिमेंट्स है, जैसे पैराग्राफ है, फॉन्ट है, एंकर टैग है, इमेज है, टेबल है, लिस्ट है, ये सब मैंने HTML वाले ट्यूटोरियल में बताया था आपको। तो इन सब के अंदर स्टाइल आप लगा सकते हो, इन सब को अच्छे से खूबसूरत तरीके से दिखा सकते हो। इस चीज़ के लिए ही हम CSS का यूज़ करते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि CSS लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक एम्प्टी पेज बना लेना है यहाँ पे VS कोड में, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी पेज बना के आप सेव कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे contact.html बनाया है, ये कोई सा भी पेज हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया है और शिफ्ट के साथ अगर 1 प्रेस करोगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इसको क्लिक करोगे तो ये पूरा बॉडी आपका तैयार कर देगा, बेसिकली एक HTML डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा। इसको आपको सेव करना है और इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, या फिर एक्सटेंशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटेंशन से आप इसको लाइव देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना एक कुछ लिखूँगा। सपोज मैंने H1 के अंदर कुछ लिख रहा हूँ मैं, जैसे H1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, और इसको जब सेव करके रिफ्रेश करोगे आप तो यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आएगा, ऐसा तो है, ठीक है। अब हम CSS लगाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस CSS लगाने के लिए एक और टैग हमें HTML के अंदर लिखना पड़ेगा, वो है स्टाइल टैग। ये इंटरनल CSS जो होता है, ऑन पेज CSS होता है, उस चीज़ के लिए लगाते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे ये जो स्टाइल है ये हेड के ऊपर रहता है, ठीक है। बाकी आप इसको बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन रेकमेंडेड वे है, जो तरीका है उसको हेड के अंदर, हेड के ऊपर स्टाइल डालना है अपने को, ठीक है। तो हम भी हेड के ऊपर डाल देते हैं। अब एक काम करते हैं, CSS की सारी प्रॉपर्टी एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी और सबसे ईजी प्रॉपर्टी है कलर का, ठीक है। अब मेरे को मान लो कि इस गूगल को रेड कलर में लिखना है, ठीक है। ये वेबसाइट है आपका, वेबसाइट में गूगल तो लिखा हुआ है, पर इसको मुझे रेड कलर के अंदर लिखना है। तो क्या करेंगे, तो CSS के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है सेलेक्टर। अगर सेलेक्टर नहीं पढ़ा आपने तो CSS पढ़ना बेकार है। इवन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेलेक्टर्स काम करते हैं और वो भी सेलेक्टर पे ही डिपेंड है। जो भी कुछ आप एक्शन परफॉर्म करेंगे वो सब सेलेक्टर के
साथ ही परफॉर्म करना है आपको। तो सेलेक्टर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेलेक्टर जो है कुछ करता नहीं है, सेलेक्ट करने के काम में आता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेलेक्टर जो है किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा। जैसे अब इसके अंदर ये है गूगल लिखा हुआ, तो ये किस एलिमेंट के अंदर है, यानी कि किस टैग के अंदर है। तो ये टैग है हमारा H1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H1 लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट देंगे। इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट है, ये आपके शिफ्ट के साथ जो P के राइट साइड में आपको दिख जाएगा कीबोर्ड के ऊपर, तो ये कर्ली ब्रेसेस है। ये मैंने यहाँ पे H1 को सेलेक्ट कर लिया है, H1 लिखना है और कर्ली ब्रेसेस देना है आपको, ठीक है। और इसके बीच में ही हम CSS का कोड लिखेंगे, प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू, ठीक है। वैसे तो ये पूरा CSS का ही कोड है, लेकिन हमने H1 को सेलेक्ट करा है, ठीक है। H1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मतलब इस पेज के अंदर जितने भी चीजें H1 के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सब का कलर हमें चेंज करना है। कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहले कैसे उसको कलर देंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे कलर, ठीक है। कलर लिख के एंटर दबाएंगे और ये रेशियो टाइप का आपको देना पड़ेगा। मैं डिलीट कर देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड खुद ही लिख दे रहा है। देखो कलर लिखेंगे, इसमें रेशियो लिखेंगे और कलर का कोई या तो कोड डाल दो आप, जैसे यहाँ पे कोई सा भी कोड डाल दो आप, या फिर उस कलर का नाम डाल दो। तो मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ, जैसे रेड लिखना है मुझे, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया तो आपने देखा कि H1 वाले जितनी भी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर, अभी तो एक ही है H1 जिसके अंदर गूगल लिखा हुआ है, उसका कलर क्या हो गया, रेड। तो पूरा CSS का 50% चीज़ यही है। आपको इसके अंदर कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर दिमाग लगाओगे आप तो गड़बड़ा जाओगे, आपको दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि किस चीज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे सेब काटना है या आलू काटना है अपने को, तो सबसे पहले आलू लेते हैं अपने हाथ में, फिर चाकू लेते हैं। तो वही अगर मेरे को इस गूगल को कलर देना है, इसको रेड कलर में लिखना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि गूगल है किस चीज़ के अंदर। तो ये देखो ये H1 के अंदर है, ठीक है। H1 के अंदर है तो सबसे पहले हम CSS के अंदर क्या लिखेंगे, H1, ठीक है। और H1 लिख के ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, बस। तो ये बंदा पकड़ में आ गया, गूगल आ गया पकड़ में। अब पकड़ के हमें इसको पीटना है, इसको खाना खिलाना है, इसको चाय पिलाना है, ये इसके अंदर है। तो मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ कलर इसका रेड कर देना है। तो बस इंसान वाली भाषा में यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, सीधा लिखना है कलर, एक रेशियो देना है, ठीक है, ठीक है। कॉलन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैथ में आप रेशियो जानते होंगे इसको। उसके बाद इसको रेड लिख देना है, या जो भी कलर है। मान लो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ग्रीन लिखा और सेव किया। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करो, या तो फिर मेरे लाइव चल रहा है आपके ट्यूटोरियल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लाइव रिफ्रेश करवा रहा हूँ एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये ग्रीन कलर में आ गई, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये दिमाग लगता है कि ये इसके अंदर वाला H1 क्या है। देखो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ रहेगा वो तो एलिमेंट है, मतलब इस पूरे पेज में जो है वो सब एलिमेंट है, टैग बोलते हैं जिसको। जैसे ये है H1 टैग, तो ये भी H1 टैग बोल सकते हो, बट ये H1 टैग सेलेक्टर है। सेलेक्टर मतलब H1 को सेलेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बिकॉज यही आने वाला है काम अपने पूरे CSS के ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो H1 है क्या हमारा, H1 है सेलेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, कलर क्या है। अब आप बोलोगे कलर तो ग्रीन है, नहीं, वो कलर की वैल्यू ग्रीन है, कलर इसका प्रॉपर्टी है। तो कोई भी एलिमेंट है HTML के अंदर, जैसे मान लो एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मान लो लिख देते हैं इंडिया इज अ गुड कंट्री, ठीक है। मान लो हम लिख देते हैं एक डिव यानी कि डिवीजन टैग के अंदर फेसबुक इज अ सोशल वेबसाइट, ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है।
तो ये सब क्या है, P क्या है, div क्या है, ये सब टैग्स हैं, ठीक है। उसी तरह इसके अंदर CSS वाले ब्लॉक के अंदर H1 सेलेक्टर है, कलर उसका प्रॉपर्टी है कि इस H1 का कलर हम ग्रीन कर रहे हैं, ऐसे पढ़ो आप, H1 उसका कलर ग्रीन, बस सिंपल यही जानना है आपको, H1 उसका कलर ग्रीन। तो ये क्या है, H1, इसके अंदर जो भी अपने पास आइटम रहेगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो जो गूगल था, यहाँ पे देखो आप राइट साइड में गूगल का कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। ये था सेलेक्टर। अब सेलेक्टर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, बट आप ये देख लो कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। तो देखो गाइज, हमने कलर चेंज कर दिया। अब मान लो इसको जैसे और भी कुछ चेंज करना है, तो पहले वाले के लास्ट में, जैसे कलर हुआ है तो उसके लास्ट में ये सेमी कॉलन लगा देते हैं, डॉट और कॉमा वाला, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब मुझे इस H1 का कुछ और भी चीज चेंज करना है। अब क्या चेंज करना है, मान लो इसका मुझे साइज, फॉन्ट साइज चेंज करना है, ठीक है। ये फॉन्ट साइज मतलब ये अभी गूगल है ना लिखा हुआ, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज आपको पता है क्या देना है, उसकी साइज देनी है। और बेसिकली ये होता है पिक्सल के अंदर, जब भी किसी चीज़ का साइज देंगे आप तो वो पिक्सल के अंदर आएगा, ठीक है। अब मुझे इसकी साइज थोड़ी बढ़ानी है। अब मान लो इसको दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल, ठीक है, और सेव करूँगा। तो देखो गाइस, ये 20 पिक्सल हो गया, थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि ये पहले ही बड़ा था। H1 मैंने आपको HTML की ट्यूटोरियल में बताया था, H1 पूरे वेबसाइट का सबसे बड़ा टैग है, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट होगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा, वो पूरी वेबसाइट में जितनी भी साइज है उससे वो ज़्यादा ही रहेगा, मतलब सबसे बड़ा H1 होता है। और H1 मतलब हेडिंग सीरीज के सबसे छोटा H6 होता है, और बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब मैंने इसकी फॉन्ट साइज 20 कर दी, बट छोटा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, 50 पिक्सल लिख देता हूँ। तो देखो गाइस, ये 50 पिक्सल, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें 150 लिख दो, देखो कितना बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो आप इसका फॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकते हो। देखो HTML के अंदर भी ये चीज़ कर सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारे आपको टैग और प्रॉपर्टी मॉडिफाई करना पड़ेगा। और CSS बनाया ही गया है कि किसी चीज़ का कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, पैडिंग, मार्जिन, हाइट, विड्थ, जितना भी उसके अंदर पॉलिशिंग करनी है, जितनी भी उसके अंदर स्टाइलिंग करनी है, सारा का सारा आपको CSS से ही होगा, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज है। चलो इसको मैं वापस से 50 पे ही ला देता हूँ, 50 पिक्स पे ही ला देता हूँ। अब और क्या क्या चीज इसके अंदर कर सकते हैं, अब और क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने दो चीजें कर दी हैं, H1 को कलर भी कर दिया है और फॉन्ट का साइज भी कर दिया है, ठीक है। अब मान के चलता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो कलर है ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दे, इसके पीछे कुछ और कलर होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, यानी कि बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। और इसके अंदर भी कलर है, तो कलर का नाम लिखेंगे या तो कोड लिखेंगे। कोड भी लिखना आपको बाद में बताऊंगा, चलो अभी ही बता देता हूं। जैसे ब्लैक कलर है तो उसका एक कोड होता है, और हैश से स्टार्ट होगा उसका हेक्स वाला कोड। तो जैसे 000, ये देखो बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो को खुद ही लिख दिया यहाँ पे कलर, तो 000, वैसे तो 6 टाइम 0 होता है फुल ब्लैक का कलर। हेक्स है मतलब 6 डिजिट का कोड होगा आपका। जैसे सेव करोगे आप तो देखो ये जो गूगल है, ये ग्रीन क्या है, इसका नॉर्मल कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दिया हमने, ब्लैक कर दिया, ठीक है। या तो ब्लैक लिख सकते हो या तो कोड लिख सकते हो। मान लो आप अभी नए नए हो तो आप सीधा टेक्स्ट का कलर का नाम लिखा करो आप, ठीक है। तो ये ब्लैक है, देखो कुछ चेंज नहीं हो बिकॉज हमने कोड सही डाला है, ठीक है। अब ये कलर आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। तो आपने अभी 3 चीजें कर दी हैं H1 के अंदर, और सिर्फ ये H1 के अंदर ही नहीं, आप किसी का भी कर सकते हो। मान लो ये लिखा हुआ इंडिया इज ए गुड कंट्री, आपको इसका करना है। तो आपको पता है गाइस, सबसे पहले आपको सेलेक्टर पता होना चाहिए। सेलेक्टर मतलब ये किस डब्बे में है,
ये किस बॉक्स के अंदर है, किस एलिमेंट के अंदर है, किस टैग के अंदर है, ये P यानी पैराग्राफ के अंदर है। तो इस हम यहाँ पे जहाँ पे H1 लिखे हैं वहाँ पे एक बार P लिख देते हैं और P लिखने के बाद गाइस सेव कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ, गूगल गायब हो गया और यहाँ पे जो ये इंडिया इज ए गुड कंट्री है ये आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने यहाँ पे सेलेक्टर क्या डाल रखा है, P। यानी कि अब जितनी भी P से कोई और भी चीज, मान लो कुछ और लिख देते हैं, P नेपाल इज अ गुड प्लेस, ठीक है, नेपाल इज अ गुड प्लेस लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको भी मैंने P के अंदर डाल दिया यानी कि पैराग्राफ के। अब मैं सेव करूंगा गाइस, देखो अब क्या हो गया, ये हुआ ये कि जहां जहां इस पूरे बॉडी के अंदर P के अंदर कुछ भी माल रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, उसका फॉन्ट साइज 50 पिक्स हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा CSS का फंडा। मेरे हिसाब से CSS 50% तो आपको आ गया, ठीक है। इसके अलावा मतलब अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मान लो मुझे बॉर्डर देना है, इनके ये इंडिया इज अ गुड कंट्री, इसके आसपास मेरे को थोड़ा वो कलर में बॉर्डर देना है, तो एक बॉर्डर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। 2-3 चीजें और भी हैं, जैसे टाइप ऑफ सेलेक्टर्स, क्लासेस, ID, ये सब भी करेंगे हम लोग, तो वो उसी के अंदर हो जाएगा आपका। बस आप प्रॉपर्टी ध्यान रखना। जैसे बॉर्डर है, मेरे को मान लो मेरे को बॉर्डर करना है 1 पिक्सल, ठीक है, और बॉर्डर 1 पिक्सल है तो आपको क्या बॉर्डर का टाइप भी देना है साथ में। मान लो तो मैंने सॉलिड दे दिया और बॉर्डर का कलर दे दो, मान लो रेड दे दिया। अब सेव करूंगा मैं। अब देखो गाइस, आप गौर से देखेंगे तो देखो ये 1 पिक्सल का बॉर्डर रेड कलर में आ गया है, इसके भी आ गया और ये नेपाल की इस वाले लाइन के भी आ गया। क्यों? क्योंकि P के अंदर, यानी कि अब P के अंदर जितना भी होगा, देखो P के अंदर कौन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो जैसे ही हमने P के अंदर लिखा है तो ये सब भी हो जाएंगे। 1 पिक्सल है, नहीं पता चल रहा, अभी दिखाते हैं इसको। 2 पिक्स लिख देते हैं, अब हुआ 5 पिक्स लिख देते हैं। जैसे 5 देखो अब थोड़ा मोटा आ गया नहीं है, तो ये आ गया इसके अंदर बॉर्डर। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर देखो आप नॉर्मल 5 पिक्स भी लिख सकते हो और बाद में उसका टाइप और कलर लिख सकते हो, बट रिकमेंडेड वे क्या है, बॉर्डर लिखने के बाद 3 चीज़ें आपको डालनी है। पहला, उसकी साइज कितनी होगी, तो साइज आपको पता है पिक्सल में देते हैं, तो मान लो मैंने 5 पिक्सल दे दिया, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर का टाइप क्या होगा, तो मैंने सॉलिड दे दिया कि पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन है इसका, ठीक है। और कलर देखो 5 पिक्सल और कलर तो पता है आपको, सॉलिड नहीं पता कि सॉलिड क्या होता है। तो एक काम करते हैं, सॉलिड के बगल में एक डैश लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। देखो ये अब डैश डैश वाला बॉर्डर आ गया। ये क्या है, ये बॉर्डर का ड्राइंग स्टाइल है, ये टाइप है कि बॉर्डर आपका दिखेगा कैसे, ठीक है। तो अब डैश है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। डॉटेड है, तो ये देखो डॉट डॉट में आएगा, ये आपको दिख रहा है, डॉट डॉट में रेड कलर आ रहा है, इससे पहले डैश डैश में था। अब मैं मान लो बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूं। अब देखो गाइस, अब बताओ ये देखो डॉट डॉट में आ रहा है, ठीक है। ये डैश देख लो, ये डैश वाला कैसा था, गौर करना आप। 1 2 3 देखो ये डैश डैश वाला आ गया, ठीक है। और नॉर्मल हम लोग देते हैं पूरा क्लीन बॉर्डर सॉलिड में, तो ये इस टाइप का बॉर्डर आ गया। तो आपने बॉर्डर प्रॉपर्टी देखी है अभी। अब मतलब बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज है गाइस CSS के अंदर, आपको उसका यूज करने आना चाहिए। अब एक और प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैडिंग। ये इसको कंटेंट को, मतलब इस P के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे नेपाल इज ए गुड प्लेस, इसके अंदर ये थोड़ा सा स्पेस दे देगा चारों कोने से, ठीक है। अब मैं दे देता हूं पैडिंग मान लो मैं दे देता हूं 10 पिक्स का। अब देखो 1 2 3 सेव करते हैं। देखो थोड़ा फैल गया, ये मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, ये बेसिकली फैला है, चारों तरफ से थोड़ा सा ये स्पेस ले लिया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई नहीं, चारों तरफ से नहीं, सिर्फ लेफ्ट से आए, तो पैडिंग डैश लेफ्ट है आपके पास, तो ये सिर्फ लेफ्ट से फैलेगा चारों तरफ। देखो लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस दिया ना, ये इनके लेफ्ट साइड में देखो आप, तो थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। अब जैसे पैडिंग लेफ्ट है, तो क्या बॉर्डर लेफ्ट हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ लेफ्ट में मेरे को बॉर्डर देना है। देखो, जब आप कुछ नहीं दोगे, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम 4 होते हैं, है ना, कुछ भी नहीं दोगे आप तो आप चारों तरफ से इसके अंदर बॉर्डर आएगा। ठीक है, मान लो राइट में देना है मुझे बॉर्डर राइट, तो देखो ये राइट साइड में जाके इसका बॉर्डर आया है। आप देखो मेरे कर्सर पे देखना, राइट साइड में बॉर्डर आया है इसका। तो ये तो था गाइस बॉर्डर का प्रॉपर्टी और पैडिंग का प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे एक है प्रॉपर्टी आपका मार्जिन प्रॉपर्टी। तो गाइज अब बात करते हैं मार्जिन का। मार्जिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए गाइज ये जो हमने गूगल और इंडिया ये सब लिखा है इसको हम गायब करते हैं और हम क्या करते हैं, सिंपल शब्दों में सिखाने के लिए 2 बटन बनाते हैं। ठीक है, बटन, और ये बटन का नाम दे देते हैं, एक का नाम देते हैं लॉगिन। ठीक है, और लॉगिन बटन से फेमिलियर हो गया आप, और एक का नाम देते हैं लॉग आउट। ठीक है, और एक और बटन बना देते हैं मान लो, और ये बटन का नाम दे देते हैं रजिस्टर। सिर्फ बटन बना रहे हैं। ठीक है, देखो आपके स्क्रीन पे 3 बटन आ रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये बटन दिख रहा है आपको। अब गाइज एक चीज़ बताइए, इस बटन का ये पी भी गायब कर देते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है ये गायब कर देते हैं। ठीक है, अब ये बटन है, अब मेरे को बटन को थोड़ा सा स्टाइल देना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये बटन किस चीज़ से मिलके बना है, ये बटन से मिलके बना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसका सेलेक्टर क्या होगा, बटन। और आपको पता है सेलेक्टर के बाद ये वाला ब्रैकेट होता है, बस उसके बाद से हम इसको छेड़ना स्टार्ट करते हैं। अब इसका मेरे को बैकग्राउंड कलर चाहिए, मान लो कौन सा कलर इसमें से चूज कर लेते हैं, ब्राउन कर देते हैं। 1 2 3 सेव करते हैं, तीनों बटन का कलर मेरा बैकग्राउंड ब्राउन हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, एक बार रेड करके देखते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ है। ये ऐसा इसलिए हुआ है गाइस क्योंकि हमने बटन सेलेक्ट किया है, तीनों बटन हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो मार्जिन क्या होता है, बेसिकली एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट कितना मार्जिन है, मतलब कितनी दूरी पे है, मार्जिन उसको बोलते हैं। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। मार्जिन का मतलब होता है ना भाई कि थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं। मार्जिन मतलब जैसे अगर आप कार ड्राइव कर रहे होंगे या कहीं पे जा रहे होंगे तो थोड़ा मार्जिन करके चलते हैं, तो मार्जिन मतलब थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, उसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, अब मार्जिन करना है मेरे को, अब मार्जिन करना है मुझे, मान लो कि मुझे मार्जिन करना है 10 पिक्सल। एक बार मार्जिन लिख के देखता हूँ कि मार्जिन 10 पिक्सल से क्या होता है मुझे। अब ये डिस्टेंस है तो ये भी पिक्सल्स में देते हैं हम लोग, जो भी साइज, हाइट और कोई भी न्यूमेरिकल चीज़ जो है वो पिक्सल में ही होता है ना, ज़्यादातर। अदर में भी दे सकते हैं पर पिक्सल ही होता है। ठीक है, तो पिक्सल हमने दिया इसको 10 पिक्सल का। अब इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव करें तो देखो गाइस थोड़ा थोड़ा स्पेस हो गया दोनों में, तीनों में। तो ये मार्जिन है। अब मैं लेफ्ट से भी दे सकता हूँ, राइट से भी दे सकता हूँ, और टॉप और बॉटम से भी दे सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं दिया है, इट मीन्स कि ये चारों तरफ से अप्लाई होगा। यानी कि ये लॉगिन के लेफ्ट से भी अप्लाई होगा, लॉगिन के राइट से भी, लॉगिन के टॉप से भी, और लॉगिन के बॉटम से भी, और सेम लॉग आउट के भी टॉप और लॉग आउट के भी बॉटम, और लेफ्ट राइट दोनों से। तो अब ये आप गेस करो कि ये लॉगिन और लॉग आउट में स्पेस कितना होगा। ये स्पेस मैं बताता हूँ। ये लॉगिन से देखो मैंने बीच में डिवाइडर लगा दिया, लॉगिन से 10 पिक्सल और लॉग आउट से 10 पिक्सल, तो 20 पिक्सल मिनिमम है। उसके बाद बॉर्डर और पैडिंग और बाकी सारी चीज़ें भी रहती हैं। ठीक है, मान लो मुझे मार्जिन 10 पिक्सल है, मैं सिर्फ लेफ्ट से देना है मुझे। अब देखो देखो टॉप ऊपर चला गया ना, पूरा का पूरा ये खिसक के, क्यों? क्योंकि ऊपर से भी मार्जिन खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया, राइट से भी खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मार्जिन मतलब स्पेस देना, थोड़ा सा हमने स्पेस दिया है। ठीक है, अब ये मान लो कोई और टेक्स्ट है, ये तो बटन था, कोई एक टेक्स्ट लिखते हैं। अब टेक्स्ट में मान लो बोल्ड में मैंने लिख दिया, मान लो इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे इटैलिक में लिख दिया पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इंडिया लिख दिया और पाकिस्तान लिख दिया। ठीक है,
अब मेरे को पाकिस्तान को इंडिया से थोड़ा दूर रखना है, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान थोड़ा गड़बड़ कंट्री है तो थोड़ा सा दूर रखना है मुझे। तो अब पाकिस्तान को दूर रखना है तो दो ऑप्शन है हमारे पास। इंडिया खिसक सकता है क्या? इंडिया नहीं खिसकेगा, बिकॉज इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और दूसरा इंडिया सबसे लेफ्ट में इधर जाएगा कहाँ पे, ब्राउजर के इस साइड जा ही नहीं सकता है। तो इंडिया खिसकेगा कैसे? राइट साइड से, या सबसे बेहतर है कि हम पाकिस्तान को ही खिसका लेते हैं। अब पाकिस्तान को खिसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो पाकिस्तान किसके अंदर है? आई के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पूरा गायब करते हैं, वापस से समझाता हूँ। आई लिखेंगे, यानी पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसके अंदर ये वाला लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस। अब लिखेंगे मार्जिन, और मार्जिन मेरे को लेफ्ट से देना है। इसको भाई बहुत ज़्यादा खिसका दो 50 पिक्सल के आसपास, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। अब जैसे सेव करूँगा, देखो पाकिस्तान इंडिया से कितना 50 पिक्सल की दूरी पे आ गया। अब इसको और मान लो 150 पिक्सल करो, देखो ये 150 पिक्सल का गैप दे दिया। तो ये क्या कर रहा है? ये आई जो है, यानी जो भी एलिमेंट है ये वाला आई, ये इनका मार्जिन लेफ्ट से 150 पिक्सल हो गया। सेम उसी तरह से राइट से भी कर सकते हो। राइट से करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि राइट दिया हुआ नहीं पता। ये तब पता चलेगा जब कोई और एलिमेंट आएगा। सपोज यहाँ पे मैं बांग्लादेश लिख सकता हूँ, बांग्लादेश ये लिख दिया मैंने। अब मैं सेव करूँगा तो देखो बांग्लादेश बी, ये इसका मार्जिन लेफ्ट नहीं है, बांग्लादेश का मार्जिन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ही दाहिने से देखो राइट में 150 ले रहा है। तो ये पाकिस्तान के राइट में, ये देखो मेरा आप कर्सर देखो, इसके राइट में 150 पिक्सल का 150 पिक्सल का गैप आ गया, 150 पिक्सल का गैप आ गया, इसीलिए इसको मार्जिन राइट बोलते हैं। मतलब पाकिस्तान के राइट में गैप है, ठीक है। जैसे अभी हम लेफ्ट करेंगे इसका, तो देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश चिपक गए। क्यों? पाकिस्तान के लेफ्ट में गैप आ गया। सिमिलरली मैं इंडिया को भी गैप दे सकता हूँ, ठीक है। अभी इंडिया है बोल्ड, अभी मैं बोल्ड यहाँ पे लिखूंगा, बी लिख दूंगा तो इंडिया में आ जाएगा ये राइट वाला, सॉरी ये लेफ्ट में, इंडिया के लेफ्ट में आ गया। अब मैं इसको राइट से गैप दूंगा तो देखो इंडिया के राइट में गैप आ गया, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ की दिक्कत क्या है ऐसे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीएसएस के अंदर ही, कि सेलेक्टर के टाइप, ठीक है। अभी तो एक ही टाइप के सेलेक्टर देख रहे थे कि पूरे का पूरा आपने सेलेक्टर कर लिया। अब गाइस इसके सेलेक्टर के बहुत सारे टाइप होते हैं। ये आप एलिमेंट सेलेक्टर देख रहे थे, अभी हम आईडी सेलेक्टर देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को आईडी दे देंगे और उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं? इसके लिए मुझे एक और कंट्री लाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसका नाम दे दिया मैंने श्रीलंका, ठीक है। और जिसको मैंने कर दिया सेव। अब आप देखो गाइस एक चीज की यहाँ पे दिक्कत क्या है। अब मैं ये ब्राउजर थोड़ा बड़ा करता हूं, ये देखो बांग्लादेश के राइट में मार्जिन है क्या? हम तो इंडिया के राइट में दे रहे थे मार्जिन, मतलब पाकिस्तान से को दूर रखने के लिए इंडिया के राइट में मार्जिन दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के भी राइट में मार्जिन चला गया है। श्रीलंका जो है ये तो चिपके होने चाहिए। अभी छोटा ब्राउजर था इसलिए ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा ब्राउजर पर देखो आप, हमने तो भाई पाकिस्तान को दूर रखा है, श्रीलंका को दूर नहीं रखा है। श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका एक साथ होनी चाहिए इसके अंदर, मगर ये दूर क्यों गया है? ये दूर इसलिए गया है, समझाता हूँ। बिकॉज हमने बोल्ड को सिलेक्ट किया है, तो बोल्ड जितने भी रहेंगे इस बॉडी के अंदर, पूरे HTML के पेज पे जहाँ जहाँ भी बोल्ड होगा उन सब के राइट में आ जाएगा 150 पिक्सल। और यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है आईडी सेलेक्टर। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है जो भी इस नाम से होगा, ठीक है। अभी मान लो कि रमेश किसी दो बंदे का नाम है, अब एक बंदे की सुपारी ली तो वो उसको पता भी तो देना पड़ेगा कि कौन सा रमेश है, ये वाला रमेश है कि ये वाला रमेश है, ठीक है। तो उसको हम एक आईडी दे देते हैं, ठीक है, उसको आईडी दे देते हैं श्रीलंका को। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में ही राइट मार्जिन हो रहा है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में, और इवन श्रीलंका पे भी राइट मार्जिन हो रहा है। तो हमें सिर्फ इंडिया पे राइट मार्जिन लगाना है, तो क्या कर देंगे, इसको एक आईडी दे देंगे। आईडी इक्वल टू, जैसे आपने इमेज में सोर्स इक्वल टू डाला था, जैसे कि कलर इक्वल टू डाला था, जैसे हाइट इक्वल टू डाला था, अगर आप HTML में
काम किए हो या मेरा ट्यूटोरियल देखे हो तो इसको मैंने एक आईडी दे दी, इसका आईडी दे दिया इंडिया, इसी नाम से आईडी दे देते हैं। ठीक है, ये भी बोल्ड है, इंडिया भी बोल्ड है, श्रीलंका भी बोल्ड है, बांग्लादेश भी बोल्ड है, बट मेरे को इंडिया पे ही लगाना है प्रॉपर्टी, तो पूरे बोल्ड से तो होगा नहीं, बोल्ड के साथ भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये आईडी डाल दी मैंने, ये आईडी डाल दिया मैंने इंडिया। ठीक है, अब आईडी को हैश से डिनोट करते हैं और यहाँ पे डाल देंगे इंडिया। अब मैं सेव करता हूँ इसको। अब गाइस देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एक साथ आ गया, बट इंडिया राइट साइड में गैप सिर्फ इंडिया के ही आया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने आईडी को सेलेक्ट किया है और इसीलिए इस टाइप के सेलेक्टर को बोलते हैं आईडी सेलेक्टर। ठीक है, इससे पहले जो हम सेलेक्ट कर रहे थे उसका नाम था एलिमेंट सेलेक्टर, अभी जो हमने सेलेक्ट किया है इसको आईडी सेलेक्टर बोलते हैं। मतलब ये बोल्ड एलिमेंट के अंदर इंडिया को ढूंढेगा। तो बोल्ड एलिमेंट कौन कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब हैश इंडिया मतलब आईडी किसकी इंडिया है? इस वाले की। ठीक है, तो इसी वाले पे ही ये कलर कुछ भी चीज अप्लाई होगा। एक बार कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिया पे ही अप्लाई हुआ है। तो इजी और क्लीन बात ये है कि यही आईडी सेलेक्टर है। अच्छा, बोल्ड हटा भी देंगे ना हम, यहाँ पे हटा देते हैं, सेव कर देते हैं, फिर भी ये कलर सेम है और सारी प्रॉपर्टी सेम है, बिकॉज पूरे इस बॉडी के अंदर आईडी किसकी इंडिया है? ये आईडी इंडिया, हैश को आप आईडी बोल लो। तो हैश इंडिया कौन है? ये है, इसलिए यही इसका कलर ही रेड हुआ है बस, बाकी इन सब का कुछ नहीं होगा। ये भले बोल्ड है उससे कोई मतलब नहीं है, ये आईडी से सेलेक्टर किया है। अब अभी इसके साथ देखो क्या मिस हो जाएगा। मान लो आई डाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, मान लो पाकिस्तान का कलर हमें रेड करना है, तो ये पाकिस्तान का कलर रेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आई तो डाला है हमने। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आई के अंदर इसका आईडी खोज रहा है, तो इसकी आईडी तो है ही नहीं कुछ। चलो इसकी आईडी दे देते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं पाक। ठीक है, अब इसकी आईडी दे दिया हमने पाक, लेकिन फिर भी इसका कलर नहीं हुआ रेड और ना मार्जिन आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आई के अंदर इसकी आईडी खोज रहा है और इस कलर की आईडी मतलब इस CSS ब्लॉक की आईडी इंडिया है, लेकिन इस पाकिस्तान की आईडी क्या है? पाक। तो यहाँ पे पाक देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हुआ ये पाकिस्तान का कलर रेड और ये राइट साइड मार्जिन, समझे? ये है आईडी सेलेक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आईडी सेलेक्टर कैसे काम करता है? ऐसे ही काम करता है, हैश से आप आईडी लगा दो। तो एक काम करते हैं, मान लो इसकी आईडी हमने बना दी टेस्ट, इसकी आईडी टेस्ट बना दी, कलर रेड कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये आईडी किस किस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इंडिया पे अप्लाई करते हैं, तो इसको मान लो इसकी आईडी टेस्ट दे देता हूँ, तो सेव करता हूँ, तो इंडिया तो हो गया रेड। अब पाकिस्तान को रेड करना है, इसकी भी आईडी दे देता हूँ टेस्ट, तो ये पाकिस्तान भी रेड हो गया। ठीक है, अब बांग्लादेश है, इसकी आईडी दे देता हूँ टेस्ट, तो बांग्लादेश भी रेड हो। जिसकी जिसकी भी आईडी दे रहे हो आप टेस्ट, वो सब रेड हो जा रहे हैं। इसकी आईडी देता हूँ टेस्ट 2, ये नहीं हुआ रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी डिफाइन है टेस्ट की, आप डाल रहे हो टेस्ट 2, तो कहाँ से होगा? तो जो आईडी आप एक बार बना लो वही आईडी दो। ये वाली की स्टाइलिंग कर रखी है मैंने टेस्ट नाम से, इसलिए सब में आईडी दे दिया अपन ने। आपने बूटस्ट्रैप का नाम सुना होगा, चाहे बहुत सारी ऐसी CSS की लाइब्रेरीज़ हैं जिसको आप अपने उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो और उसके साथ आप स्टाइलिंग कर सकते हो। आपको उसके अंदर ऑलरेडी आईडी बनी हुई रहती है, उनकी क्लासेस बने हुए रहते हैं, तो वो सब बस खाली आपको लगाना है। आपको खुद से कुछ स्टाइल नहीं लिखना, खुद से भी लिख सकते हो, बट उनके पास प्री मेड बना हुआ है। जैसे आपने बना लिया कि भाई बटन का एक आईडी बना दी और कहीं पे भी चिपका दिया उसको, तो वो उस टाइप का दिखने लगेगा आपके पास, समझे? एक तरह से मॉड्यूल है, एक तरह से फंक्शन है ये टेस्ट का, कि ये टेस्ट जिस पे लगाओगे उसका कलर रेड हो जाएगा। चलो मान लो अभी तक तो बोल्ड और इटैलिक पे लगा रहे थे, मान लो H1 है, H1 पे गूगल लिखा हुआ है। ठीक है, गूगल लिखा हुआ है, इसका कलर मेरे को रेड करना है। तो आप देखो CSS में आपके पास एक आईडी है टेस्ट, अब इसको आईडी दे देते हैं टेस्ट। अब देखो ये हो गया गूगल। ठीक है,
अब एक चीज करते हैं, अब इसके अंदर एक और चीज सीखते हैं कि सिर्फ मेरे को इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका को ही करना है। तो अब देखो, इंडिया, बांग्लादेश और सबकी आईडी टेस्ट है, पर मेरे को इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका को ही करना है। तो देखो इन सब में बोल्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे बोल्ड लगा दोगे तो सिर्फ वही होंगे, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, बाकी नहीं होंगे। क्यों? सबकी आईडी टेस्ट है, मगर ये बोल्ड के अंदर ढूंढ रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये बोल्ड के अंदर कौन कौन है टेस्ट में, तो वही सब हो रहे हैं। तो ये था गाइस आईडी सेलेक्टर। नेक्स्ट सेलेक्टर हम देखते हैं क्लास सेलेक्टर, ठीक है। और क्लास सेलेक्टर देखने के बाद हम थोड़ा और भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है गाइस। अब तक हम देख रहे थे आईडी सेलेक्टर। अब इसी टाइप का एक सेलेक्टर होता है, वो होता है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है टेस्ट। तो जैसे हैश लगाते थे आईडी बनाने के लिए, उसी तरह डॉट लगाते हैं क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, क्लास बनाने के लिए। जी बिल्कुल सही सुना आपने, डॉट के साथ अगर हम कुछ लिखते हैं तो क्लास हो जाता है। अब आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पर इसका पहले यूज देख लो आप। तो जैसे ये आईडी इक्वल टू टेस्ट है ना, अब इन सबको एक पूरा डिलीट करता हूँ मैं। जैसे कुछ लिखता हूँ, जैसे H1 है, ठीक है, H1 है, इसके अंदर गूगल लिखा हुआ है, सेव किया, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्लास बना रखा है। देखो ये सब तो सेम ही रहेगा, आईडी सेलेक्टर हो, एलिमेंट सेलेक्टर हो, क्लास सेलेक्टर हो, सब में ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। बट ये आपको क्लास सेलेक्टर इस तरह से लिखते हैं डॉट के साथ, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, मान लो गूगल का कलर मेरे को रेड करना है, तो मेरे पास एक क्लास बना हुआ टेस्ट नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, जैसे आईडी लिखते थे ना, आईडी सेलेक्टर के लिए आईडी इक्वल टू कुछ लिखते थे, उसी तरह क्लास सेलेक्टर के लिए क्लास इक्वल टू लिखेंगे। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। डॉट टेस्ट मत लिखना आप, यहाँ पे डॉट टेस्ट नहीं लिखना, क्लास इक्वल टू टेस्ट लिख दोगे तो खुद ही आ जाएगा ये। अब इसको सेव करोगे तो ये आ गया अपना पास, ठीक है। तो यही सेम तरीका जैसे आप आईडी सेलेक्टर लगा रहे थे। चलो एक आईडी सेलेक्टर बना लेता हूँ, पैराग्राफ है, इंडिया लिखा हुआ है, सेव कर दिया मैंने। इसको एक यहाँ पहले एक आईडी सेलेक्टर बना लो। आईडी सेलेक्टर बनाने के लिए इसका नाम दे दिया मैंने, और कलर इसका मान लो ब्लू दे दिया, ठीक है। तो ये इंडिया ब्लू हो गया, नहीं हुआ बिकॉज ये आईडी का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे पैराग्राफ में आओ, इसको एक आईडी दे दो इंड नाम से, क्योंकि इसी नाम से बनाया। अब ये इंडिया ब्लू हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा भी हो गया। अब गाइज आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर लगभग दोनों सेम ही दिख रहे हैं आपको, मतलब लिखने का तरीका। ये प्रॉपर्टी तो छोड़ दो आप, ये तो जिसका जितना लिखोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब बस डॉट और हैश का अंतर है, ऐसा दिख रहा है आपको, बट ऐसा नहीं है। देखो आईडी किसी बंदे की एक ही हो सकती है, मगर क्लास उसका बहुत हो सकता है। जैसे अगर आप क्लास में जाते थे तो आप एक सब्जेक्ट की क्लास लो, चाहे 10 सब्जेक्ट की क्लास लो, ले सकते हो, मगर आपकी जो आईडी है, रोल नंबर है, वो सब में तो सेम ही रहेगा। आपकी आईडी, आपका आधार कार्ड एक ही है कि नहीं है? आप बिहार में रहो, आप मुंबई में रहो, आप दिल्ली में रहो, आप जयपुर में रहो, आप पाकिस्तान में रहो, आईडी आपकी क्या है, एक। आईडी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। तो आईडी को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, मतलब इसके साथ कोई दूसरी आईडी नहीं डाल सकते। सपोज एक यहाँ पे आईडी बना दी मैंने, सॉरी यहाँ पे एक आईडी बना दी हैश टेस्ट नाम से, ठीक है। और इसके अंदर कुछ डाल दिया, मान लो इसका बैकग्राउंड कलर डाल दिया मैंने रेड, ठीक है। अब ये वाली आईडी इसको दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने आईडी दे दी है इंडिया, फिर दोबारा से इसको आईडी दे देता हूँ। अब तो आईडी देने का देख रहे हो, विजुअल स्टूडियो कोड भी नहीं बता रहा है आपका, लेकिन फिर भी दोबारा से आईडी दे देता हूँ और ये वाली आईडी टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। टेस्ट दिया मैंने, अब सेव करो, देखो कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा। क्यों? इसको एक बार आईडी मिल गई है तो ये वाला आईडी इग्नोर हो गया, ठीक है। इसका कलर ब्लू था तो ब्लू ही है। आप किसी भी एलिमेंट को, जैसे ये पैराग्राफ एलिमेंट है, अगर आपने यहाँ एक बार आईडी लिख दी तो दोबारा आईडी नहीं लिख सकते हैं,
ठीक उसी तरह एक इसके अंदर देख लो, डॉट इसका न्यू टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाल देता हूं मैं ब्लू, ठीक है, हो गया। दो क्लास है, टेस्ट और न्यू टेस्ट। यहाँ दो आईडी है, इंड और टेस्ट। यहाँ पे दो आईडी हमने डाली, इंड और टेस्ट। काम कितना किया? एक ही, बिकॉज आईडी हमेशा एक ही लगा सकते हो आप। अब इसके अंदर देखते हैं, ये गूगल के अंदर हमने एक बार इसको क्लास दे रखा है टेस्ट, दोबारा दे देते हैं एक और क्लास इक्वल टू ये न्यू टेस्ट दे देते हैं। अब देखो ये काम किया? नहीं। देखो क्लास दो बार देना है, चाहे आईडी दो बार देना है, वो तो आपको डिटेल में तो जानना ही है। यहाँ मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ स्पेस देके, ठीक है। ऐसे देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं अलग अलग करके क्लास। दो क्लास मैं ऐसे दे दूंगा। एक तो ये क्लास है टेस्ट वाला क्लास, कौन सा क्लास तो डॉट के साथ है, तो ये टेस्ट वाला क्लास है जिसका कलर रेड करने के लिए है, ठीक है। और ये न्यू टेस्ट है, ये वाला क्लास है जो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देगा, ठीक है। दो क्लास दी हैं। अब सेव करता हूँ मैं, देखो अब इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी आ गई। इस टेस्ट का कलर रेड कर दिया इस वाली क्लास का यूज करके, और न्यू टेस्ट का क्लास यूज करके इसने ब्लू कर दिया, मतलब दोनों क्लास यूज कर दिया, ठीक है। सेम चीज इसके अंदर एक बार लगाते हैं, ठीक है। एक तो इंड लगा देता हूं मैं, ठीक है, और ये टेस्ट भी लगा देता हूं स्पेस देके। देखो दोनों का अगर यूज हो गया फिर देखते हैं कुछ हुआ, नहीं हुआ दोनों का यूज। इंड आईडी, ये इंड आईडी है, इसका कलर ब्लू है और फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल है। ये तो यूज हो गया, क्यों? ये ब्लू कलर कर दिया है ये, ठीक है, और 20 पिक्सल कर भी दिया है। और चेक करने के लिए एक काम करो, इसको 50 पिक्सल कर दो। थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट भी आईडी है क्योंकि हैश लगा हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर रेड है, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर रेड क्यों नहीं हुआ, जबकि हमने दो आईडी दे दी हैं साथ साथ? क्यों? क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। आईडी एक ही बार लग सकती है एक एलिमेंट पे, दोबारा आप आईडी नहीं इसको यूज वो कर सकते हो, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए इस टेस्ट को डिलीट कर दो। अब इंड को भी डिलीट करके वापस टेस्ट लगा दूंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट वाला तो काम कर गया, लेकिन ये इंड वाला नहीं काम करेगा, बिकॉज लगाया नहीं। और इंड लगा भी दोगे तो काम नहीं करेगा। क्यों? देखो ये काम करा है, इसका काम कर गया है इंड वाला, बिकॉज इंड ऊपर है, देख रहे हो, क्योंकि ये ऊपर है। लेकिन ये इसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक ही काम करेगा। आईडी का मतलब यही होता है, दोनों में से एक ही काम करेगा। और पहले क्या डिफाइन हुआ है? इंड, मतलब कलर ब्लू वाला, ठीक है, इसलिए ये काम किया है, इसलिए इसको हटा दो, ठीक है। आईडी आपको एक ही बार में एक ही लगानी है, और क्लास आप बहुत सारा लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं टेस्ट 3 करके, ठीक है। और इससे क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्स सॉलिड रेड ही दे देता हूँ, ठीक है। और इसको लगा देता हूँ मैं, ये देखो दो क्लास तो ऑलरेडी हैं, टेस्ट और न्यू टेस्ट। एक और लगा देते हैं और इसका नाम है टेस्ट 3। अब देखो गाइस, तो ये वाला इसको बॉर्डर दे रहा है, सॉरी ये वाला इसको बॉर्डर दे रहा है, ठीक है। ये वाला इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा है, ये वाला कलर दे रहा है। 3 अलग अलग क्लास बना दिया, हमको जो मन जो यूज करो, या तो तीनों को यूज कर दो आप। तो ये तीनों काम कर रहे हैं इसके। आईडी में ऐसा नहीं, आईडी में हमेशा एक बार में एक ही काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, क्या हम क्लास और आईडी दोनों एक साथ दे सकते हैं? अब जैसे गूगल है, इसको आईडी दे देते हैं एक, कौन सी आईडी? इसको हम दे देते हैं ये वाली आईडी, इंड वाली आईडी, IND लिख देते हैं। सेव किया तो देखो ये भी काम कर गया हमारे पास। मतलब हम क्लास और आईडी दोनों दे सकते हैं। क्लास में बहुत सारे क्लास डाल सकते हैं, आईडी में हम सिर्फ एक बार आईडी देंगे। हम क्लास और आईडी दोनों एक बार में यूज कर सकते हैं, बट आईडी ही 2 बार नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और क्लास तो अब बहुत बार दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये था,
ये आईडी सेलेक्टर, ये क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर। मान लो एलिमेंट सेलेक्टर भी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ये H1 है, H1 के अंदर कुछ लिख देता हूँ, फॉन्ट का साइज लिख देता हूँ, फॉन्ट का साइज 10 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 10 पिक्सल भी होगा, पर दिख नहीं रहा है ये दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्लास व्लास जो है ना, इसका पूरा हालत ख़राब कर रखे। तो 2-3 क्लास हटा देता हूँ मैं। अरे आईडी कर रहा है ये, शायद गड़बड़, कलर ब्लू कर दिया है और बैकग्राउंड भी ब्लू है, तो आईडी भी हटा देता हूँ एक बार। हाँ देखो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस, ये गूगल लिखा हुआ है, ये बैकग्राउंड कलर ब्लू भी है और ये H1 है। H1 के साथ हमने फॉन्ट साइज 10 किया है, मान लो इसको 50 कर देते हैं, तो ये भी काम कर रहा है। यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और इवन आईडी सेलेक्टर तीनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। वो तो क्या था कि इस आईडी के अंदर ब्लू वाला लिखा हुआ था, रुको इसको कुछ चेंज करते हैं। ये कलर ब्लू ना करके मैं क्या कर दूँ, ग्रीन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये आ गया। अब देखो यहाँ से वो ग्रीन उठा रहा है आईडी से, ठीक है। और टेस्ट 3 से क्या उठा रहा है, बॉर्डर उठा रहा है, देखो बॉर्डर भी है, ठीक है। न्यू टेस्ट से क्या उठा रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू भी है, देखो ब्लू कलर है बैकग्राउंड। और नॉर्मल टेस्ट से क्या उठा रहा है, कलर रेड, ठीक है। अब ये वाला कलर उसको रेड कर रहा है, ठीक है। और लेकिन नीचे आके जो आईडी है इसका कलर ग्रीन कर दे रहा है इसीलिए ये ग्रीन दिख रहा है। ये है तो रेड ही, अगर मैं इस कलर को हटा दूं तो ये रेड कलर ही है, देखो रेड कलर ही है, पर ये ओवरराइट कर देता है। ओवरराइट कहने का मतलब ये है गाइस कि एक प्रॉपर्टी ने कुछ और कलर दी है, ठीक है। जैसे ये मैं कलर वो रेड है, अब मान लो यहाँ पे मैं ग्रीन दे दे रहा हूँ तो ग्रीन हो जाएगा, क्यों? इसने रेड करके भेजा है, ठीक है। ये वाले टेस्ट ने इसको रेड करके भेजा है, लेकिन यहाँ आते आते उसको ये ग्रीन कर दिया। तो जो सबसे पास में रहेगा ना, मतलब सबसे लास्ट में क्या है ये, तो इसलिए ये वाला विजिबल है। अब इसके बाद भी कुछ करोगे आप तो वो विजिबल हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ओवरराइट कर दिया। मान लो x10 था पहले और बाद में x15 डाल दिया अपन ने, तो अब फाइनल वैल्यू क्या है, x15 की 10 है, 15 है, क्योंकि ओवरराइट कर दिया वो, ठीक है। उसके ऊपर कुछ लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे क्या टेस्ट, देखो ये वाला टेस्ट है, ये क्या कर रहा है, इसको कलर रेड कर रहा है, और ये जो हैश इंड है, मतलब ये आईडी जो है, ये इसको ग्रीन कर दे रही है, इसलिए ये उसको रिप्लेस कर दे रहा है। अभी मैं इसको आईडी को हटा दूंगा तो रेड रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते। अभी तो हम ये स्टाइल ब्लॉक के अंदर ये पूरा का पूरा लिख रहे थे, ठीक है। अब एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है लिखने का, इस तरीका को जानने के लिए देखो क्या करते हैं। उस तरीके के लिए हम एक और कुछ लिखते हैं इसके अंदर, जैसे बोल्ड है, बोल्ड के अंदर हम लिखते हैं अमेरिका, ठीक है। यहाँ अमेरिका लिख दिया हमने। अब इसके ऊपर क्लास व्लास तो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, या तो नया बना के लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो था अलग, इस पेज के अंदर स्टाइल के अंदर बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहीं पे कलर या कुछ भी, जो भी बैकग्राउंड बॉर्डर फॉर्डर जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, और ये इसको बोलते हैं ऑन पेज, मतलब पेज के अंदर है ये पूरे पेज में एक जगह है। वैसे तो 2-3 जगह लिख सकते हो, तो वो भी ऑन पेज ही कहलाएगा, पर इनलाइन का मतलब ये होता है कि जिस एलिमेंट के ऊपर हम कचरा कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम छेड़खानी कर रहे हैं, उसी के साथ लिखें, ठीक है। जैसे अब ये अमेरिका को मुझे इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, ठीक है। तो स्पेस देंगे, तो जैसे वो आईडी और क्लास दे रहे थे वैसे ही स्टाइल करके एक आता है एट्रीब्यूट, स्टाइल कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो करना क्या है, मेरे को फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो वही फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, देखो ये अमेरिका 50 पिक्सल आ गया। सेम जैसे ये फॉन्ट साइज 50 पिक्सल इधर लिख रहे हैं ना अपन, फॉन्ट साइज चाहे यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है, चाहे इधर इसको 20 मान लो, ठीक है, 20 हो गया। तो उसी तरह से अब मान लो बैकग्राउंड कलर ब्लू देना है मेरे को, तो ये ऐसे ही बस इसके साथ स्पेस दे के डालते जाओ आप, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। तो ये ब्लू भी हो जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर। स्पेस ना दे के आप एंटर भी दबा सकते हो, और कितना
एंटर भी दबा सकते हो, 100 बार भी एंटर मारोगे तो कोई फ़र्क नहीं, और भी लिख सकते हो। जैसे बॉर्डर आपको डालना है तो बॉर्डर 1 सॉरी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और ग्रे लेते हैं इस बार। ये देखो आ गया है बॉर्डर, दिख नहीं रहा बिकॉज बैकग्राउंड कलर ब्लू है, इसको हटा देता हूँ तो ये देख रहे हो, दिख रहा है। अब मान लो कि और भी एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फॉन्ट फैमिली करके एक प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर बहुत सारे हैं। जैसे ये सीगो UI डालते हैं मान लो, तो ये इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई हमारे पास, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लगा, पैडिंग लगाना है मेरे को तो पैडिंग लगा दो आप 10 पिक्स, ठीक है, ऐसे लगा सकते हो आप। एक्चुअली मैंने पहले उसको इसलिए सिखाया क्योंकि वही यूज़ होता है, इनलाइन CSS बहुत रेयर केस में यूज़ होता है। अब मान लो ना ये सेम चीज़ ये जो हमने अमेरिका के साथ किया वो इंडिया के साथ करना है मेरे को, तो ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा या तो पूरा छेड़ना पड़ेगा। और पता है मान लो कोई सीनियर आया आपका, चाहे कोई क्लाइंट आया या किसी दोस्त ने बोला भाई ये बॉर्डर का कलर जो है ग्रे है वो इसको रेड करना है, तो आपको जहाँ जहाँ ये बॉर्डर का कलर ग्रे है वहाँ वहाँ रेड करना पड़ेगा, तो हो जाएगी दिक्कत आपको। इसीलिए हम क्लास और ID बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि एक जगह पे हम लिख दें, बस खाली मेरे को कलर चेंज करना है, जहाँ जहाँ उस क्लास का यूज़ किया है मैंने वहाँ वहाँ वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये गूगल लिखा हुआ है ना, अब ये गूगल रेड में लिखा हुआ है, अब आपका बंदा आ रहा है कि भाई नहीं मेरे को उसमें चाहिए, ब्लू में चाहिए, तो आपको बस जहाँ ये रेड है उधर उसको ब्लू कर देना है बस। इसके अंदर नहीं ढूंढना है कि ये गूगल कहाँ लिखा हुआ है, इनलाइन विनलाइन ये सब। इनलाइन का मतलब कि भाई स्टाइल के साथ वहीं पे CSS लिख दिया हमने, ठीक है, ये था। तो दो तरीके जान लिया आपने, एक तो पेज के अंदर कैसे लिखेंगे, ये स्टाइल ब्लॉक के अंदर, ठीक है, हेड के ऊपर जाके स्टाइल और स्टाइल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। इनलाइन में स्टाइल इक्वल टू के साथ जिस एलिमेंट पे परफॉर्म करना है वहीं पे लिख देंगे, ठीक है। और एक और तरीका होता है कि अलग से आप क्या करें, एक फाइल बना लें, जैसे इसका नाम है styles.css, बस लास्ट में जैसे इसमें HTML लगाया था आपने उसमें .css लगा देना और यहाँ पे कुछ आप लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, जैसे मान लो मैं जैसे इसको कुछ लिख देते हैं हम लोग, जैसे H1 और इसका बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड रेड, ठीक है, हो गया। ये लिख दिया हमने डायरेक्ट यहाँ पे, और इस फाइल को इस contact.html में लाना है इस फाइल को, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए वही हेड टैग में जाना है, हेड टैग में जाना है और एक लिंक करके आता है, लिंक करना पड़ता है आपको, लिंक, और इसको क्लोज कर लीजिए। और लिंक के साथ एक पहले बताइए किस टाइप का है ये, तो ये स्टाइल शीट है, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, तो href अब दे दो इसको, तो ये कौन सा है, style.css, इसको सेव करोगे आप, तो जहाँ पे भी H1 होगा आपका, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके अंदर कुछ है नहीं। अब मान लो मेरे को H1 में लिखना है गूगल, ठीक है, तो ये इस टाइप का इसके पीछे रेड बॉर्डर आ गया। अब इसके अंदर तो कहीं पे कुछ H1 में मान लो इसके सारे स्टाइल्स हटा दो आप, ठीक है, इसके स्टाइल्स हटा दो आप, ठीक है, सेव कर दो आप। देखो मतलब इस पेज के अंदर जो था H1 के अंदर लिखा हुआ वो भी काम कर रहा है, प्लस बाहर से आ रहा है हमारे पास स्टाइलिश वाले फाइल से। अब यहाँ पे मान लो क्या देना है, साइज देना है मान लो, ठीक है, फॉन्ट साइज मान लो 100 पिक्सल देना है। सेम जैसे वहाँ पे लिखते थे यहाँ पे लिख रहे हो वैसे ही, जैसे पैराग्राफ के अंदर कुछ बना के लिखना है आपको, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। तो ये क्या एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स होती हैं। जैसे ये इंटरनल था, इंटरनल में भी दो देखा हमने, एक तो ऊपर वो स्टाइल के अंदर, ठीक है, ऐसा स्टाइल के अंदर करा था हमने, ये सब करा था ना स्टाइल, ये इंटरनल था जिसको ऑन पेज भी बोलते हैं। और बाहर से जो लिंक करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है। ये तो आपका लोकल था, इसलिए मान लो किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है, चाहे बूटस्ट्रैप का लगाना है, चाहे किसी और चीज़ का लगाना है आपको, तो वहाँ पे आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हो। तो इस तरह से था आपका, ठीक है। इस हिसाब से आप मेरे हिसाब से 99% आपका CSS हो गया। दो चार चीज़ और हैं जो कि एडवांस है, जैसे फ्लेक्स है, ग्रिड है, ये सब थोड़ा सा एडवांस है, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। मेरे हिसाब से CSS हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा कि किसी चीज़ को कैसे स्टाइल करें, ठीक है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए। तो आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना आप। और अगर नहीं कुछ समझ में आए या वीडियो के अंदर कुछ मिसकॉन्सेप्शन या कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ऑथेंटिसिटी में कि कुछ गड़बड़ आपने बोल दिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू गाइस, आप इस वीडियो को देखने के लिए। आपने 99% CSS सीख लिया, ये जान लो। 1% थोड़ा एडवांस बचा हुआ है, बस जैसे एनिमेशन है, फ्लेक्स है, वो मैं किसी और कोर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। तो गाइज कुछ और बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं CSS के अंदर। तो यहाँ पे हमने जैसे H1 में गूगल लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे H1 में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर मान लो मेरे को चेंज करना है, जैसे कलर रेड कर दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे कलर है उस तरह से, जैसे एक हाइट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसकी हाइट मैंने मान लो 100 पिक्स दे दी। ये किसी चीज़ की भी दे दोगे तो इसका जो हाइट है वो 100 पिक्स हो जाएगा। ठीक है, मगर आपको ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिखने के लिए क्या है, एक बैकग्राउंड कलर लो, ठीक है, और रेड डाल दो। तो ये देखो 100 पिक्सल की इसकी हाइट दे दी। मान लो इसको आप ऐसा करो, ग्रीन डाल दो। ठीक है, तो आप देखो इसका कलर रेड है। ठीक है, ये गूगल का कलर रेड हो चुका है। बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन है, तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। बट ये पूरे एरिया का हाइट कितना है, 100 पिक्सल। जिस तरह से हाइट है उस तरह से विड्थ भी है। ठीक है, मान लो विड्थ दे दिया 250 पिक्स। ठीक है, तो अब देखो इसकी विड्थ कम हो गई। तो हाइट है, विड्थ है, और बॉर्डर आपने देखा है, तो बॉर्डर भी एक बार और रिवाइज कर रहे हैं उसको। जैसे ये बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड और रेड है। ठीक है, तो ये अभी नॉर्मल ऐसे बॉर्डर है। ठीक है, अगर आप बॉर्डर का रेडियस देना चाहें तो वैसा भी दे सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस मान लो 15 पिक्स दे दिया मैंने, तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये ऐसे राउंडेड आ गया। ठीक है, आपने इनपुट वगैरह में देखा होगा ऐसे राउंडेड। ठीक है, तो अगर ये जैसे 15 पिक्स है, मान लो 55 पिक्स दे देता हूँ, देखो और कट गया। मतलब टॉप लेफ्ट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट से ये कट जाता है उतना पिक्सल। ठीक है, तो ये इस तरह से आप मतलब बॉर्डर दे सकते हो, ऐसे राउंडेड भी। ये बटन बनाने वगैरह के काम में आता है। जैसे ये H1 गूगल है, मान लो मैं इसको बटन में एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, छोड़ो इसको, ये बटन बना देता हूँ। बटन, ये लॉगिन बटन है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को मैं लॉगिन लिख देता हूँ। तो ये देखो इस तरह से, सॉरी बटन लिखना पड़ेगा ना, लॉगिन नहीं, बटन लिखना। देखो ये इस तरह से बटन आ गया। बटन और लिंक वगैरह बनाने के काम में आता है। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर में कैसा दे दूँ, मान लो ब्राउन दे देता हूँ। ठीक है, और कलर इसका वाइट दे देता हूँ। तो देखो ये किस टाइप का बहुत बढ़िया बटन दिख रहा है ना। तो ये इस तरह से है। ठीक उसी तरह एक प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्प्ले। ठीक है, और डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या कैसे डिस्प्ले होगा। जैसे फ्लेक्स है, और इनलाइन है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है। ठीक है, एक डिस्प्ले है जिसको बोलते हैं इनविजिबल, चाहे हिडन। जैसे डिस्प्ले नन करोगे आप तो ये गायब हो जाएगा आपका। देखो अभी ये गायब हो गया है। ठीक है, तो डिस्प्ले नन का मतलब होता है गायब होना, और ब्लॉक डिस्प्ले का मतलब होता है दिखेगा। और ये दिखेगा तो ये पूरे ब्लॉक में दिखेगा। ठीक है, उसी तरह डिस्प्ले के साथ एक इनलाइन है। तो ये जो बटन है ये सारे एक लाइन में दिखेंगे आपको। जैसे 2-4 बटन बना दो आप। ठीक है, तो ये सब एक लाइन में दिखेंगे। और इनलाइन के साथ एक आता है इनलाइन ब्लॉक, तो ये इनलाइन भी दिखेंगे और ब्लॉक भी दिखेंगे। ठीक है, इस हिसाब से। और डिस्प्ले फ्लेक्स है, अगर आपको फ्लेक्स देखना है तो डिस्प्ले एक फ्लेक्स भी है। बट ये चूंकि बटन है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स जो है बेसिकली कंटेनर पे काम करता है। तो एक काम करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर भी कुछ होता नहीं है बल्कि एक डिव है। ठीक है, और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर, कुछ भी लिख सकते हो आप। कंटेनर क्लास दे दिया मैंने, और इसके अंदर 2 डिव बना देता हूँ, और इसका नाम मान लो बॉक्स है। ठीक है, और इस तरह से मैंने 3 बॉक्स बना दिए। ठीक है, 3 बॉक्स बना दिए, पता नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्टाइल देते हैं।
तो सबसे पहले मैं कंटेनर देता हूँ, कंटेनर दे दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं रेड, चलो ब्लू वायलेट दे देता हूँ, ठीक है। डॉट कंटेनर, ये हाँ अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि हाइट और विड्थ नहीं दिए हमने, तो एक बार हाइट दे देते हैं, मान लो 400 पिक्स का हाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा दिख गया मेरे को, 400 पिक्स का हाइट हो गया इसका, इसलिए ये दिख गया। तो ये पूरा कंटेनर है, मतलब ये एक मान लो एक तरह से किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ। अब इसके अंदर मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ गाइस आपको फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज। फ्लेक्स CSS के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब मैं एक बॉक्स क्लास जो हमने ऑलरेडी दे रखा है 3 को, ठीक है, इनका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है, और इसका मैं हाइट दे देता हूँ 100 पिक्स, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे ना तो आपको दिख गए ये 100 पिक्स के हाइट वाले। अभी देखो समस्या क्या है, तीनों का कलर रेड है, तो ये 3 हैं, दिख नहीं रहे हैं आपको, लेकिन ये 3 हैं, आपको एक ही लग रहा होगा। और इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं थोड़ा इसमें मार्जिन डाल देता हूँ, सिर्फ 5 पिक्स का। तो जैसे मार्जिन डाल दिया ना अपन ने, तो ये देखो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा फुल करके बताता हूँ आपको, ठीक है। मार्जिन आ गया, ये पूरे के पूरे इनका वो फैला हुआ है, और इसमें 3 बॉक्स हैं, और इन तीनों के बीच में ये गैपिंग है, ठीक है, ऐसा। अब देखो, अब इसके अंदर हम लोग गेम खेलते हैं फ्लेक्स का, ठीक है। अब कंटेनर को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, इसको फ्लेक्स कर दिया, ठीक है। अब फ्लेक्स किया तो वो सारे हो गए गायब, वो सारे गायब हो गए, देखते हैं वो हो गए गायब। एक काम करते, कंटेनर का हाइट और विड्थ भी डाल देते हैं ताकि कुछ मिसमैच ना हो, ठीक है। विड्थ ये 400 पिक्स का ही है, और डिस्प्ले फ्लेक्स है, इसका जो हाइट 100 पिक्स का है, तो इसको विड्थ भी मैं 100 ही दे देता हूँ ताकि रहे, ठीक है। तो इस तरह से ये बना हुआ है, ये पूरा कंटेनर है, और इसके अंदर 3 डब्बे बने हुए हैं हमारे पास, और कंटेनर को मैंने फ्लेक्स कर दिया है। फ्लेक्स बेसिकली एक CSS की प्रॉपर्टी है। अब फ्लेक्स वाला जो बॉक्स रहता है उसके अंदर 3-4 चीज़ें आप कर सकते हो, बेसिकली लेआउट्स बनाने के काम में आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको पूरा फ्लेक्स कर लिया है। अब इसके अंदर देखो फ्लेक्स का डायरेक्शन भी डाल सकते हो आप। अब मैं फ्लेक्स का डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो है, मतलब रो मतलब ऐसे आएगा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कॉलम डाल देता हूँ, तो जैसे कॉलम डालूंगा तो ये ऊपर से नीचे आ जाएंगे। आप देख लिया आपने, ऊपर से नीचे आ गए। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आपको बस क्लास बनाना है और उसके अंदर कुछ भी करना है, अदर क्लासेस रहेंगे। आप जैसे फ्लेक्स करेंगे तो तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, अगर उनका डायरेक्शन कॉलम नहीं है तो, यानी कि रो है तो, ठीक है। अब इनको मैं ऐसा नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे ये A है, ठीक है, ये B है, इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ ताकि पता चले, और ये C है। देखो ये A, B और C ऐसे आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं। अब मैं कॉलम है तो मान लो जैसे रो करा मैंने फ्लेक्स का डायरेक्शन, तो ऐसे आ रहे हैं A, B, C। अब रो रिवर्स करोगे ना आप, तो A, B, C है तो C, A, B ऐसे आना चाहिए। देखो C, B ऐसे आया, ठीक है, इस तरह से है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ठीक है, तो ऐसे आ रहा है नॉर्मल। उसके बाद अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो ये देखो अलाइन आइटम्स बेसिकली ऊपर से नीचे आता है, तो इसलिए ये सेंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, ये सेंटर करके देखता हूँ तो ये ऐसे आता है लेफ्ट टू राइट, तो ये सेंटर में आ गया पूरा का पूरा, समझे। और किसी को जैसे मान लो इसको मैं एक और इनके अंदर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, अलाइन सेल्फ भी है। तो जैसे मान लो फ्लेक्स के स्टार्ट में चाहिए आपको,
तो देखो ये ऊपर की तरफ चला गया, ये फ्लेक्स के स्टार्ट में ये सारे बॉक्स ऊपर की तरफ से चले गए, मतलब सेंटर नहीं हुए। और सेंटर इनको करना था तो ये अलाइन आइटम से सेंटर हुए, तो इसको ओवरराइड कर दिया अलाइन सेल्फ से। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी नहीं छेड़नी है तो इसके अंदर छेड़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये अलाइन सेल्फ ये था हमारे पास। फिर इसके अंदर भी है जस्टिफाई कंटेंट, मान लो इसको सेंटर कर दिया हमने, तो ये अभी फ़िलहाल नहीं फ़र्क पड़ा। अलाइन कंटेंट और इसको सेंटर करते हैं हम, तो ये भी अभी नहीं पड़ा। मेरे हिसाब से आपको फ्लेक्स का बेसिक पता चल गया है। ठीक है, और जैसे मान लो किसी को मेरे को इसको मान लो एक फ्लेक्स को 1 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको फ्लेक्स 1 करा तो हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी गड़बड़ हो गई, मतलब इसको ओवरराइड कर दिया और सबका जो है हाइट और विड्थ सेम हो जाएगा और सब इक्वल अमाउंट लेंगे। ठीक है, देखो अब मैं ये तो इनकी जो विड्थ थी ये 400 पिक्स थी, अब मैं इसको मान लो 500 दूंगा तो भी ये इक्वल अमाउंट ही ले रहे हैं। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर को मैं पर्टिकुलर फ्लेक्स को कुछ करना है मुझे, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से फ्लेक्स ग्रो दे देता हूँ 1, तो 1 दूंगा। तो ये पहले मेरे को ये फ्लेक्स 1 हटाना पड़ेगा। तो देखो गाइस, इसमें क्या है, बाकी सब तो नॉर्मल जिनकी इनकी हाइट और विड्थ फिक्स थी, बस इसको ग्रो 1 दे दिया ना, तो जो रिमेनिंग है, मतलब जैसे इसका हाइट और विड्थ कितना है, ये 100 बाई 100, ये 100 बाई 100 का है, और इसको मैंने फ्लेक्स ग्रो 1 कर दिया है सिर्फ इस पर्टिकुलर को, ए वाले को। तो इन दोनों के अलावा जो स्पेस बचा ना उसमें ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसको ना देके मैं बीच वाले, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, सब अभी इक्वल में है और सब सेंट्रल में है। मान लो बी वाले को पूरा फुल साइज करना है मुझे। ठीक है, ये देखो, तो बी पूरा अपना फैल गया। तो इस तरह से आप देखोगे ना उसमें ब्लॉग वगैरह में, तो लेफ्ट और राइट में अलग अलग कंटेंट रहता है और बीच में पोस्ट का जो डिटेल्स है, पोस्ट के कंटेंट है वो शो करते हैं, इसलिए ये है अपने पास। आई होप फ्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल CSS की तुलना में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइज अभी आप देख रहे थे क्रैश कोर्स CSS का। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट मेरा वीडियो आने वाला है, पूरा जावास्क्रिप्ट एक ही वीडियो में घंटे भर के अंदर अपन पढ़ लेंगे एकदम तगड़े तरीके से, और इतना बेसिक सीखने को कुछ है नहीं, समझे? तो ये आपका इजी तरीके से माइंड के अंदर जाएगा, समझे? तो आई होप कि CSS की जो चीज़ें थी एटलीस्ट 50% भी आई होगी आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह के कंटेंट और भी लाऊंगा। फुल वीडियोस लेक्चर बना रहा हूँ मैं अब, और बेसिक CSS आप जान गए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा अब जावास्क्रिप्ट पे है, और एडवांस CSS जैसे कि एनिमेशन है, फ्लेक्स को ही थोड़ा और अच्छे तरीके से बताएंगे आपको, और ग्रिड है, ये सब मैं कभी अलग से वीडियो बना के लाऊंगा आपका। लेकिन HTML कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लेना। CSS कंप्लीट कर दिया है मैंने इस वीडियो के अंदर, और अब जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मैं। पूरा इंटायर जावास्क्रिप्ट एक ही वीडियो में रहेगा, घंटे भर के अंदर पूरा अपन खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे बैक एंड में। ये सारे 3 जो लैंग्वेज है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड के काम में आते हैं, और बैक एंड में Node.js, PHP और इन सब का हम लोग यूज़ करेंगे। उन सब पे भी वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो इसमें हमने देखा कि कैसे क्लास बनाते हैं, ID बनाते हैं, और इनलाइन क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, समझे? और हमने थोड़ा सा फ्लेक्स भी देख लिया। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। तो आई होप कि वो सब आपको रिमेंबर होगी, उसको प्रैक्टिस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।